अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट दिहा शाह। आज हम आपके लिए लाए हैं एडिक्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 14। आप ये वीडियो देख रहे हैं नॉवलिस्टिक यूट्यूब चैनल पर। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चले जाओ यहाँ से, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी तुम्हारी। अपनी आंखों के को बेदर्दी से रगड़ती वो बेहसी से गोया हुई। और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे कहने पर मैं चला जाऊँगा इतनी आसानी से? शमी ने झटके से इसका रुख अपनी जानिब करते दांत पर दांत जमाए कहा। बड़ी जल्दी याद आई मेरी, लगता है फिर से दिल बहलाना चाह रहे होंगे मिस्टर शामिर बेग, मगर अफसोस अब की बार एजल कमज़ोर नहीं जो तुम्हारे पास किसी झांसे में आ जाएगी। वाकिफ़ हो चुकी हूँ तुम्हारी असर से, तुम्हारे दोगलेपन से। तुम एक नंबर के जान। सिर्फ इतना बोलो एजल शामिर बेग, जितना कि तुम सह पाओ। फजूल सोचने की आदत नहीं गई तुम्हारी। इसके बालों की जड़ों को मजबूती से पकड़ते वो धाड़ा था। एजल की आंखों में एकदम से नमी तैरने लगी। इसने एक शिकवा गना निगाह इस सितमगर पर डाली। मुझे दर्द हो रहा है शामिर, एजल ने जब्त से आंखें मीचते बेबस लहजे में कहा। अगले ही लम्हे शामिर बेग की गिरफ्त इसके बालों पर ढीली हुई। इसने बेहद शिद्दत से इस नाजुक गुड़िया को अपने बाहों में समेटे बेताब लब एजल के माथे पर रखी। इसका सुलगता नरम गरम लम्स अपनी पेशानी पर महसूस करते वो जी जहाँ से लसी थी इसके गहरी बाहों को मजबूती से जकड़ गई। बहुत सताया है तुमने मेरी जाने मीर, ज़रा रहम नहीं किया मुझ पर, यूं छोड़ा नहीं, दूर चली आई। मैं पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहती शामिर, बेहतर यही होगा कि अब तुम वापस चले जाओ। एजल ने इसके सीने पर हाथ रख दिया और मोड़े कहा था। सच तो ये था कि सितमगर को यूं सालों बाद सामने देख के वो अंदर से टूटी थी। जब इतने बरस वो इसे याद करती रही तो इससे सोचती रही तो वो क्यों नहीं पलटा था। और अब जब वो पलटा था तो ऐसा पलटा था कि एजल के पास सिवाय नफरत के कुछ भी नहीं बचा था। पुरानी शामिर की आंखों में खून उतरा। इसने गुस्से से जबड़ा पेंच अपने दोनों हाथों को मुट्ठियों को मजबूत से जगड़ा और अगले ही लम्हे एजल के सांसों को बुरी तरह कैद कर चुका था। एजल इसकी जायराना गिरफ्त पर बुरी तरह से मचलते खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगी, जो कि हर बार की तरह नाकाम थी। तुम्हारे लिए मैं पुराना हो सकता हूँ, ये रिश्ता पुराना हो सकता है, मगर एक बात अच्छे से याद रखना जाना, तुम मेरे लिए आज भी नहीं हो। इतनी ही मीठी, इतनी नशीली, शामी बेग की रूह तक सुरूर भर देती हो। एजल के होंठ से बहते खून को घूंटे पर से साफ करते मानीखेज बेबाक लहजे में गोया हुआ एजल का चेहरा इसकी बेबाकी की सबक सुरकंगारा हुआ था। शामिर छोड़ो। जैसे ही इसका बाजू दबोचे वो रूम की जाने बढ़ा। एजल का सन सही मानों में अटका था। शामिर का ख्याल आते इसके सीने में इसने तेज़ी से चलाना शुरू कर दिया। अगर जो शामिर को देख लेता, इसने आगे का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। शोर क्यों मचा रही हो जानम, जानता हूँ बहुत खफा हो तुम, मगर एक मौका तो दो, मैं मना लूँगा, तुम्हें सब बताऊँगा, मगर प्लीज़ इस वक्त कोई सीन मत बनाओ। इसे दीवार से पिन कर शामिर बेग ने अपने बैग के बेकरार होंठ एजल के सुर्ख होते रुखसार पर रख के आ जाना कहा था। इसके अंदाज में बेबसी बेचैनी ऐसे जैसे सर्दियों की मुसाफत से थका हारा वापस लौटा और चंद पल के लिए सुकून का मोहताज हो। शामिर प्लीज़। इसकी बढ़ती गुस्साखियाँ हर बार की तरह एजल को लर्जा रही थी। इसका पागल करता शिद्दत व जुनून भरा लम्स एजल के रोम को सिलकाने लगा। वह बेबसी से गोया हुई, मगर आगे भी शामिर बेग था, अपनी मनमानी और अपनी जिद व जुनून को पूरा करने वाला। इससे पहले वो मज़ीद आगे बढ़ते इसके मोबाइल पर एक मखसूस रिंग इसे होश में दुनिया में लाई। शामिर फ़ौरन से पीछे हटा। मोबाइल फ़ौरन निकाल कर इसने तेज़ी से कॉल अटेंड की। आगे से मिलती खबर इसका चेहरा सफ़ेद पड़ा। वो अंधाधुंध बाहर को भागा। इसके चेहरे पर पहले अस्तराब को देख एक पल को इज़्ज़तहमी एक खौफ भी था, मगर अपने आप पर काबू पाने इसने तेज़ी से तवाज़ुन ला किया। एजल, इस वक्त रात के इस पैर कहाँ जाओगी? वो अभी शामिर के साथ। शामिर के चले जाने के बाद एजल ने सीधा मिस्टर हामिद को बुलाया था। वो बस शामिर के दोबारा आने से पहले इस जगह से भाग जाना चाहती थी। अपना और शामिर का थोड़ा सा सामान पैक करने के बाद वो अब मिस्टर हामिद के आने पर इनके सामने बेहद परेशान सी बैठी थी। प्लीज़ मिस्टर हामिद, स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ आप हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मेरा यहाँ से जाना बेहद ज़रूरी है। आप बस किसी तरह मुझे
किसी दूसरे मुल्क भेज दे, मैं आगे सब कुछ खुद मैनेज कर लूँगी। एजल ने बेबसी से अपनी सुर्खाओं को कड़ा करते हुए इल्तिजा लहजे में बोली, मगर यहाँ तुम ने अपने कैफ़े सेट करना है और शाबिर का स्कूल। एजल ये जगह बेस्ट है। मिस्टर हामिद एजल को यूँ अचानक से लिए गए फैसले पर काफ़ी हैरान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कितने सालों की मेहनत के बाद अब जाकर वो सेट हुई थी। अब वो कैसे वो किसी और शहर में बसेगी। मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी ना जाती। इसके लहजे में लर्जिश इसके रोने की गुमारी थी। मिस्टर हामिद ने इसके एक आस भरी निगाह इस हसीन परी पर डाली। कितनी चाह थी इन्हें एजल को अपना हमसफ़र बनाने की, मगर वो जानते थे एजल कभी नहीं मानेगी, इसलिए वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वो अपनी अच्छी दोस्त गंवाना नहीं चाहते थे। आपके बहुत आसान है, मुझ पर एक और कर दें। एजल ने एक की बार बाकायदा हाथ जोड़े थे, जिन्हें वो बेबसी से हामी भर गए। ट्रेन थोड़ी देर स्टे करेगी, इसके बाद लगातार सफ़र होगा। ये तुम्हारी वीर की टिकट्स हैं, कुछ पैसे हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे। वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल कर देना, और हाँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे एक कॉल कर देना। अब मैं चलता हूँ। ट्रेन से उतरते वक्त ये आखिरी चंद बातें जो मिस्टर हामिद ने इसे कही थी। शाबिर जाग चुका था। वो बस खामोशी से ये सब देखता और सुन रहा था, और वो देख सकता था कि इसकी मम काफ़ी परेशान थी, और जब भी वो परेशान होती थी शाबिर बस खामोश रहता था। और इस वक्त भी कभी वो किसी टेडी बियर की तरह एजल की बाहों के सार में कैद इसके सीने से लगा पड़ा था। वह सफ़ेद रंगत में कुछ उलझन के तासुरात बेहद वाज़ेह थे। वीर मम्मा की जान, आप ठीक हो? आंसू का गला हलक में निकलते वो बज़ाहिर मजबूत बनी अपने बेटे के गालों को चूमते बेहद मोहब्बत से बोली। इसके अंदाज में खौफ डर छुपा था, जैसे शामिर इसके बेटे को छीन लेगा, जैसे इसने इतने साल ये राज छुपाए रखा। शायद इसी तरह वो इसे आगे भी छुपाना चाहती थी। यही खौफ था जो इसे लम्हों में स्विट्ज़रलैंड से ओस्ले लेके जा रहा था। ट्रेन अपने मखसूस औकात पर स्टार्ट हो चुकी थी। अब 5 घंटों के बाद एक ब्रेक स्टॉप था। एजल के दिल में जैसे खौफ के झटने लगा हुआ था। शाबिर इसकी गोद में लेटा आसपास का जायजा ले रहा था। अचानक इसकी नीली आंखें चमकी। मॉम, मुझे वॉशरूम जाना है, इसने बेहद मासूमियत से एजल की जानब देखते कहा। ओके मेरी जान, आओ मम्मा ले चलती हैं। एजल ने मुस्कुराते अपनी जान से अजीज़ अपने लाडले के गालों पर बोसे देते इसके भूरे बाल बिखेरते कहा, नो मॉम, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आप यही रहे, मैं आता हूँ। शाबिर ने एहतजाज अपनी नीली आंखें फैलाए बेहद संजीदगी से कहा, और फ़ौरन से इसकी गोद से उतरता वो झट से वाशरूम की समझ भागा। एजल ने आवाज़ देती रही, मगर वो वाशरूम जा चुका था। एजल को वहीं खामोश से बैठना पड़ा। वाई आर यू क्राइंग प्रीटी गर्ल? वो वाशरूम एरिया में आते लेडीज़ टॉयलेट में घुस गया। इसने तेज़ी से एक छोटी सी 3 साला बच्ची के करीब जाते बेहद मासूमियत से पूछा, जो रोते हुए वाशरूम की सिमत आई थी, जिस पर गलती से शाबिर बेग की निगाह पड़ चुकी थी। वाइट जीन्स शर्ट में मलबूस इस छोटी सी बच्ची ने अपने सामने खड़े एक छोटी सी नीली आंखों वाले लड़के को देखा। पहले वो गुस्सा करना चाह रही थी, मगर इतने क्यूट लड़के को इसने देखे रोने की मकदार बढ़ा दी। आई डोंट वांट टू गो ओस्लो, इस बच्ची ने सूसू करते अपना मुद्दा बताया, जिस पर शाबिर की आंखें चमकी। मी टू, वो बेहद मासूमियत से गोया हुआ। जब इसकी बात पर इस बच्ची ने हाथ आंखों से हटाए इस नीली आंखों वाली शहजादे को देखा। यू डू? यस, बट माई मॉम वॉन्ट्स टू गो एंड आई कांट हर्ट हर, दैट्स वाई आई एम गोइंग विद हर। शाबिर ने अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाए इसके पास होते, अपने नन्हे हाथों से इसके आंसू साफ करते इससे मुदा हुआ। ओह यू आर गुड बॉय, इस बच्ची ने दिल से इसके दिल की। यस आई एम, एंड डोंट बी सैड, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। शामिर ने बड़ी खूबसूरती से इसके आंसू साफ करते इसके गाल पर बोसा दिया, जिस पर वो बच्ची खिलखिला उठी। डिड यू विल माई फ्रेंड? इस बच्ची ने हाथ आगे बढ़ाते आंखों में चमक लिए कहा। नो सॉरी, शाबिर एकदम से कहा, जिस पर इस बच्ची का चेहरा उतर सा गया था। आई एम ऑलवेज मेकल फ्रेंड्स, कैन यू बी? इसने लबों पर मुस्कुराहट सजाए शरीर निगाहों से इसे सवाल पूछा। वो बच्ची खिलखिला उठी। येस वाई नॉट, इसने मुस्कुराते हुए अगले ही पल अपने होठ शाबिर बेग की कातिल गढ़े पर रखे।
ट्रेन क्यों रुकी? अभी आधे घंटे का सफ़र तय हुआ था जब ट्रेन एक झटके से रुकी। एजल का दिल एकदम से खौफजदा हुआ। वो खौफजदा से लहजे में बड़बड़ाई। शावीर। एजल ने फ़ौरन से आगे पीछे गुसल-फुसल से तंग आते शावीर को पुकारा। वो एकदम से ट्रेन खौफ हरास फैल गया था। डोंट मूव, टेक यूर सीट्स, एवरीवन हैंड्स अप। जिसकी भारी नफरी में तेज़ लहजे में लोगों को हुक्म देता हमज़ा तेज़ी से एजल की तरफ बढ़ा था। एजल एकदम से खौफजदा से साकत हुई थी। इसका वजूद हमज़ा के पीछे से आतिशा शामीर रज़ा बेग को देख सट पड़ा था, ऐसे जैसे इसका जिस्म जान से निकल गया हो। हसीन चेहरे लट्टे के मानिंद जद पड़ा था जब वो सफ़ेद सूट में मलबूस सोगवार शहजादा अपनी नम मगर जुनून से भरी निगाहों से इसके वजूद को तकता इसके बेहद करीब आया था। ट्रेन में हर तरफ सन्नाटा छा गया था। शामीर बेग की दहशत के सबब एजल जावेद अख्तर अपना सांस भी तक रोक चुकी थी। वो जब बड़े ही जाहिराना अंदाज में शामीर बेग इसका नाजुक बाजू तो बचा एजल के मुंह से एक बेख्तियार चीख निकली थी। कहा था ना कि भागने का सोचता भी मत, फिर वही गलती। इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, आंखों में आग सी जल रही थी। इसके साथ एक दर्द आबाद था जिसे वो समझ नहीं पाई थी। हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। एजल ने वो मुश्किल अपना अटका हुआ सांस बहाल करते रुंदे से लहजे में कहा था। मगर यहाँ पर वो वाह किसी थी, परवाह किसी थी, मगर यहाँ पर परवाह किसी थी। मुझे भी हुआ था दर्द जब तुम 5 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। इन 5 सालों में हर दर्द से गुजरा हूँ। तुम थोड़ा सा दर्द नहीं बर्दाश्त कर पा रही। इसके लहजे में तंज था। एजल समझ ना पाई कि वो क्यों तंज कर रहा था। इस पर क्या जो कुछ अपनी आंखों से देख आई थी, इसके बाद वो इसका यकीन करती। छोड़ो मेरी मोम को, यू बैड अंकल। बेहद अचानक से शावीर बेग जो आवाज़ सुनता वाशरूम से निकला था। अब किसी शख्स को अपनी मोम को यूं पकड़ा देखते, ऊपर से एजल को रोता देखते वो गुस्से से पागल होता है। शख्स के पीछे पहुंचा, उसकी पुष्प पर मुक्के झड़ने लगा। शामीर बेग किसी बच्चे के आवाज़ अपने पुष्प पर किसी नरम हाथों का लम्स और लफ्ज़ माम इसके माथे पर एक उमड़ते हज़ारों बल एजल का लट्टे के मानिंद चेहरा देख सिमटे थे। एजल के बाजू पर इसकी ग्रिप ढीली हुई और एजल कब्ज़े में मुसलसल सर को नफ़ी में हिला रही थी। मगर शामीर बेग धड़कते दिल से अपनी बेकाबू होती धड़कनों को काबू करता। जब मुड़ा तो इसकी आंखों में एकदम सा जाने कितने आंसू बहे, जिस्म बिल्कुल साकित हो गया था। इसके हसीन लब को कांपने लगे थे। वो बेहसुबा हरकत खड़ा इस बच्चे को मार खा रहा था, इस बच्चे से मार खा रहा था जिसे इसे मार नहीं प्यार लग रहा था। वो जवान मर्द घुटनों के बल नीचे गिरा। मिस्टर हैंडसम, आप कंधे हो, आपने मेरी मोम को हट किया। शावीर जो अचानक से शामीर को के घुटनों के बल बैठने पर गुस्से से इसे के चेहरे को अपने करीब देखता बोला। वहीं शामीर ने बहती बेबस निगाहों से इस बच्चे को देखा। वो खूब उसके काफ़ी थी इसका हम शक्ल, क्योंकि वो इसका ही खून था, इसका बेटा। पिछली मुलाकात के जाने कितने ही हसीन लम्हात जब जो शामीर बेग की आंखों के सामने लहराए थे। वो बहुत कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। वो जिनकी आज में पहली बार रोया था, एक बार अपने बाप के लिए और आज अपने बेटे को पहली बार अपने सामने देखकर। इसके सफ़ेद हाथ कपाए थे। इसने धड़कते दिल से अपनी शोर में जाती धड़कनों के साथ अपने बेटे को छूना चाहा। जब इसके आंसू देखकर शावीर चौंका। मिस्टर हैंडसम, वाई आर यू क्राइंग? शावीर ने चौंकते हुए अपने नन्हे हाथों से आंसू साफ करते इसके गाल पर बोसा दिया, जैसे हर किसी के साथ करता था। वो यही लम्हा जब शामीर बेग ने अपने बेटे को अपनी बाहों में मीच लिया, वो आवाज़ होता रहा। इसका रोना देखकर ट्रेन में मौजूद हर शख्स की आंख अश्क बार हुई थी। वो मुसलसल एक ही जुमला दोहरा रहा था, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी जान, मेरा अपना बेटा, मेरा खून। हमज़ा ने शर्मिंदगी से आंखों को साफ किया। वो जानता था कि इसने गलत किया था। शामीर का राज छुपाकर, मगर अगर वो इसे बता देता तो आज रबाब इसकी गैंग को ख़त्म ना कर पाते। वो जानता था शायद अब इसका शामीर से बच पाना नामुमकिन था, मगर इसे अब कोई परवाह नहीं थी। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब वो खुशी खुशी इसके हाथों से मर भी सकता था। छोड़ो शामीर, ये मेरा बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। एजल जो डर से कांपती ये मंजर देख रही थी। शामीर के छीन जाने के खौफ से वो आगे बढ़ी। शावीर को इससे जीनती इसने तेज़ी से अपनी बाहों में समेट लिया, इससे जैसे इसे किसी को नहीं दूंगी। ये मेरा बच्चा है, तुम इसे नहीं जीन सकते। वो रोते हुए मुझसे ये अल्फाज दोहरा रही थी। उसके चेहरे पर छाया खौफ शामीर बेग बाम चुका था। इसने तेज़ी से अपनी आंखें रगड़ी और फिर अपनी भारे कदम उठाए एजल की जाने बढ़ने लगा, जो मुसलसल वही लफ्ज़ दोहराती पीछे होती जा रही थी। मुसाफिरीन सांस रोके इस मंजिल को देख रहे थे। शामीर एक
दम से इसके करीब हुआ। एक हाथ से शामिर को इससे छीनते इसने पीछे खड़े गार्ड को थमाया। जब शामिर को खुद से दूर होता वो बिन पानी मछली की मानी मछली। शामिर ने इसके दोनों हाथों को काबू करते अपने एक हाथ में दबोचा और फिर कुछ लम्हों में इससे झटके से मोर्चे इसकी पुष्ट को सीने से लगाया। क्या लगता है तुम इस खता की सज़ा दिए बिना छोड़ दूंगा तुम्हें? नहीं एज़र शामिर बेग, इस बार ऐसे सजा दूंगा कि तुम ताउम्र पनाह मांगोगी। इसके कान में सुसूर फूंकते इसकी जान अपने लफ्ज़ों से निकालते शामिर बेग इसकी गर्दन के मखसूस रग को दबाया। जब वो एकदम से बेजान होती इसके बाहों में लहराई, जिसे तकाक से बाहों में भरते शामिर ने शिद्दत से इसके पेशानी में चूमा। एक निगाह जो खुद को जांचती निगाहों से देखते हुए अपने शहजादे पर डाली। अब आप सबको तकलीफ़ हुई जिसके लिए बेहद माज़रत है। अगर आज यहाँ ना आता तो शायद ताउम्र पछताना पड़ता। सॉरी गाइस एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी। एज़ल को बाहों में समेटे हुए एक निगाह ट्रेन में मौजूद मुसाफिरीन पर डाले। मुस्कुराते हुए मखसूस लहजे में बोला। आखिर में आँख विंक की, जिस पर ट्रेन में होर्डिंग के साथ साथ तालियों में इस नौजवान को सराहा गया। जो आंधी की तरह आया था तूफान की तरह अपनी अमानत लेता वहाँ से गायब हुआ। ट्रेन में मौजूद हर शख्स की ज़ुबान पर शामिर बेग का नाम था। अपने चेहरे पर किसी का नरम गरम लफ्ज़ महसूस करते हुए नीचे कैफियत में बुरी तरह से मछली शफाफ माथे पर बल नुमाया हुए जिसे बगौर देखते शामिर ने अपने धकते होंठ एज़ल की छोटी सी नाक पर रखे आंखें मूंद ली। इसका भारी हाथ एज़ल की कमर की गिर्द लिपटा इसे खुद से पेंचे हुआ था। वो दीवाना आवाज़ इसके चेहरे के नफूस को मोहब्बत से जुमले से छू रहा था। इसके भारी हाथों की मजबूत गिरफ्त के सबब एज़ल का सांस रुकने लगा था, जिस वजह से वो बेचैन हुई। नींद में खलल की सबब इसने भारी हुई बल्कि जबते अपनी गुजारी आंखें खोली तो शामिर बेग की वही मखसूस जानलेवा खुशबू इसके हवासों पर छाई हुई थी। इसने आंखें फैलाए सामने देखना चाहा, मगर शामिर बेग का चेहरा इसके चेहरे के करीब नज़र करीब तर था। वो बड़ी महयूद से अपने लब एज़ल के रुखसार पर रखे जाने कैसा सुकून अंधेल रहा था खुद में कि इसके होश में आने की खबर तक ना हो पाई थी। इसे एज़ल का दिमाग 1 सेकंड के 20वें हिस्से में बेदार हुआ। इसने दांत पर दांत जमाए अपने हाथ शामिर के सीने पर जमाए और भरपूर कोशिश करते हुए इसे खुद से अलग करना चाहा, जिसका खासा फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि शामिर बेग का एक हाथ इसकी गर्दन और दूसरा एज़ल की कमर के गिर्द हज़ार की सूरत पर लिपटा हुआ था। मगर एज़ल की मजम्मत के सबब अब शामिर इस ज़रा फासले पर हुआ एज़ल की सांसों को रद्दम कि वो बखूबी महसूस कर रहा था। जो अब आंखों में खौफ व खदशात समेटे इसकी हसीन नीली आंखों में देख रही थी। शामिर की आंखों में अलग सा तासुर था जिस पर वो हर बार की तरह पड़ ना सकी थी, मगर दिलो दिमाग की तनाएं इतने अपने मासूम बच्चे पर आ जा अटकी थी। शामिर कहाँ है? शामिर एज़ल के सवाल पर रोब नहीं डर छुपा था, एक अनजाना सा डर जो चंद ही घंटों में इसकी सांसों के साथ साथ इसके दिमाग को मुतासिर करने लगा था। शामिर मेरा बेटा कहाँ है? एज़ल की कपकपाती हुई बेचैनी में खुली आवाज़। शामिर जैसे होश में लौटा था, माथे पर एक साथ ही इतने नागवार बलनुमा शामिर मेरा बेटा भी है एज़ल। शामिर बेग एज़ल की गर्दन पर एकदम से पीछे से दबोचता इसके चेहरे पर गुस्से से दौड़ा था। एज़ल एकदम से खौफजदा सी होती चीखी जब मुकाबिल खुद पर झुके इस जालिम की गरम झुलसा देने वाली दुखती सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई। 5 साल गुजार लिए तुमने, क्या एक बार भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि वो मेरा भी बच्चा है? मुझे बताना क्यों नहीं गवारा किया तुमने? इसका लहजा लम्हों में शिकवा गुनाह था। इसे लगा जैसे वो अपना कुर्ब अपना हिजर इस पर अयां करेगा, वो इस बेहद जालिम लड़की को इस पर रहम आ जाएगा। क्या बताती तुम्हें कि देखो शामिर बेग, तुम्हारा खून मुझसे परविश पा रहा है। तुम्हारे पास आकर अपनी आंखों से देखती कि मेरा शोहर किसी और लड़की के बाहों में झूल रहा है। क्या लेने आती तुम्हारे पास फिर से कोई नया दुख या नई तकलीफ? निगाहों से अपनी गर्दन के लिपटे इस तमगर के हाथ को हटाने की कोशिश करते वो फरफरी शेरनी बनी धाड़ी थी। क्या कुछ नहीं था इसकी आंखों में शिकवा, एहसास, महरूमी, नफरत और कुर्ब। जानते हो शामिर बेग, एक औरत को कभी इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि तुम जैसा मर्द उसे अपना गुलाम समझकर दिल बहलाते रहे। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो एज़ल, जावेद अख्तर को कमज़ोर या बेबस न समझना। लड़की नहीं जो अपना दफा ना कर सके,
तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ नहीं है सिवाय दोहरी ज़रूरतों के। बेहतर होगा कि मुझे और मेरे बच्चे को चुपचाप जाने दो यहाँ से। मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, और अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा क्या है, तुम वैसे भी किसी दूसरी एजेंट मिल जाएगी। बहलाते रहना दिल, अपना दिल, और खबरदार जो आइंदा इस तरह मेरे करीब आए तो एक झटके से, इसका झटके से वो बेरुखी से खोया हुई शामिर बिल्कुल सपाट लहजे से इस लड़की को देख रहा था जो आज इसके लिए बिल्कुल एक अलग अनजान लड़की थी। वो एकदम से बेबसी से मुस्कुराए, ऐसे न चाहते हुए भी ठटकी निगाहें से तमगर की जानिब उठी जो तो जैसे पलटा भूल गई थी। वो हसीन था मगर गुजरे वक्त ने इसके हुस्न को मज़ीद निखारा था। एक अजब सी रौनक थी इसके चेहरे पर जो इसे मुमताज़ करती थी, मगर क्यों, किस लिए, ऐसा क्या खास है इसमें। वो बुराइयों में घिरा शख्स इस कदर हसीन कैसे, मगर कैसे था। जाने कितने लम्हे गुजरे थे वहाँ मौजूद खामोशी में गहरे सांस भरते वो दोनों नफूस गहरी सोचों में उलझे हुए थे। तुम्हारा कसूर नहीं है ज़िंदगी, कसूर मेरा है जो तुम जैसी बेस लड़की पर दिल हार बैठा। शामिर बेग की एक निगाह को तरसने वाली लड़की को छोड़ा इसने, तुम जैसे जालिम को लड़की को चुना जिसने मुझे एडिक्ट बनाकर कहीं का नहीं छोड़ा। मगर एक बात याद रखना, वक्त बदला है, हालात बदले हैं, मगर शामिर बेग आज भी इतना ही जुनूनी है तुम्हारे लिए जितना पहले दिन से था। तुमसे दूर रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल नहीं कर सकता मुझसे, क्योंकि हलाल बीवी हो तुम मेरी। बड़ी कर ली मौज मस्ती, रेडी कर लो खुद को, क्योंकि आज की रात अजाब होगी तुम्हारे लिए। इन गुजरे 5 सालों के लम्हे कसूर समेत अजाब ना लिया तो शामिर बेग नाम नहीं मेरा। एजल के जबड़े को अपने हाथ में दबोचे वो इस कदर जुनूनियत भरे अंदाज में बोला कि एजल की रीढ़ की हड्डी में खौफ से सराहट होने लगी थी। इसने एकदम से शरीर दिल जलाने से वाली मुस्कुराहट पास की जिसे देखकर हर बार की तरह एजल को इससे मज़ीद नफरत हुई थी। लव यू डार्लिंग, सी यू सून, इसके होंठों को छूते वो बाकी से कहता एकदम से इसके साथ आज़ाद करता बेड से उतरा। एक भरपूर निगाह 4 फुट में मलबूस खुद को घूरती अपनी परपरी शेरनी पर डाले वो शहाना अंदाज में से चलता सोफे की जाने पड़ा। अपना कोट उठाए वो फ्लाइंग किस इसकी जानिब उछालता रूम से बाहर निकला। ओ तो आप मेरे डैड के डैड हैं। वो बड़े से चॉकलेट पैक अपनी छोटी सी उंगलियां घुसाए इत्मीनान से चॉकलेट खाता अपने सामने निसार जाती निगाहों से खुद को देखते रज़ा बेग से मुखातिब हुआ। रज़ा ने खुद खुशी से नहाल जाते अपने जान की टोटे को देखते व्हील चेयर पर बैठी तमीना को देखा जो लड़के नम निगाहों से अपनी शामिर के खून को देखकर मुसलसल रोई जा रही थी। ऐसे के जाने के बाद एक साल बाद ही एक कार एक्सीडेंट में दोनों टांगों से मजबूर हो गई थी। 2 साल की मजदूरी सहने के बाद इनके दिल में सबसे पहला ख्याल एजल जावेद अख्तर का उपरा जो इनकी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनी थी। वो बार बार शामिर से कहती रही कि वो बस एक बार इन्हें एजल से मिला दे, मगर वो हर बार टालता रहा। 2 साल से वो व्हील चेयर के अलावा अब स्टिक की मदद से चलने फिरने लगी थी, जिसमें ज़्यादातर शामिर की तवज्जो और वक्त था। हाँ मेरी जान, मैं आपके डैड का डैड हूँ। अपनी आंखों में आते आंसू को साफ करते वो कोशिश नहाल हुए इस बुरे शहजादे को देखते बोले, तो फिर आपको अपने डैड को ऐसा पैदा नहीं करना चाहिए था। शबीर का ध्यान चॉकलेट में था, क्योंकि आज काफ़ी अरसे बाद इसने एक साथ ढेरों चॉकलेट्स मिली थी। वो जानता था एजल जैसे ही आएगी सब छीन लेगी, इसलिए इसने शर्ट के अंदर 5 से 6 अदद बड़ी चॉकलेट छुपाई थी। वो एक से वो इंसाफ करने में मगन था। कैसा पैदा करना चाहिए था। रज़ा बेग ने ऊँची निगाहों से अपने पोते को देखकर पूछा। क्योंकि वो मेरे जैसे दिखते हैं, इनको मेरे जैसे दिखना नहीं चाहिए। शाबी ने अपनी छोटी सी नाक से कोड़कर तमीना बेगम झड़ी के सहारे चेयर से सोफे पर आकर बैठी और इसके चॉकलेट से भरे चेहरे को बोसे लेती वो इसे सीने से लगा बे आवाज़ होने लगी। अच्छा शाबीर, आपके डैड को क्यों नहीं दिखना चाहिए आप जैसा। तमीना बेगम के रोने से वो सहम गया था, जिस पर रज़ा ने इशारे से खामोश होने का कहा तो वो सर हाँ में हिलाती आंसू पहुँचे से दोबारा सवाल को हुई। हाँ, क्योंकि ऐसे तो मोम मेरे अलावा इनसे भी प्यार करेंगी, और शाबीर की मोम बस
इससे प्यार कर सकते हैं, आपके बेटे से नहीं। इसने सर उठाया तो मीना बेगम को देखते काफ़ी सजीदगी से जवाब दिया रिजल्ट। तो मीना उलझन से इसे देखते ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ 4 साल का बच्चा है, मगर इसकी बातें सुनने के बाद ये मानना काफ़ी मुश्किल था। और अब भी वो दोनों शमीर बेग के सुपुर्द के लाजक उसकी इतनी गहरी सोच पर हैरत ज़दा इसे देखते रह गए। जब पीछे से आते शमीर के लोगों पर ये सुनते एक जानदार मुस्कान बिखरी। इसने झुकते इसे सोफ़े के पीछे से तमीना बेगम की गोद से उठाया और इसे हवा में उछालते अपने सामने किया। उफ डैड, मेरी चॉकलेट्स गिर गईं। शामी ने मुतवक्किल लहजे में अपनी शर्ट से नीचे गिरती चॉकलेट्स को देखते कहा। इसके लहजे में उदासी का अंसर झलका। रज़ा बेग और तमीना बेगम ख्वाब की सी कैफियत में इस हसीन मंज़र को देखते रहे। डोंट वरी मेरी जान, डैड और ला देंगे आपको, शामीन ने एकदम से मोहब्बत भरी लहजे में कहते इसका चेहरा चूम डाला। जब अपने मासूम रुखसार पर शमीर बेग की ब्रेड की चुभन महसूस करता वो खिलखिला उठा। शामिर इसकी खिलखिलाहट सुनने इसके साथ मुस्कुराया। इसे यूं चूमते वो बाहों में भरे सोफ़े पर रज़ा बेग और तमीना बेगम के दरमियान बैठा। डैड, क्या आप अब हम सच में यहीं रहेंगे आपके साथ? इसके गोद में रुक शामिर की जानिब किए बैठता वो काफ़ी संजीदगी से पूछ रहा था। इसकी नीली आंखों में एक खासी चमक थी, जैसे वो शमीर की हाँ में इंतज़ार में था। शामिर ने निसार जाती निगाहों से इसके अपने जिगर के टुकड़े को देखा और फिर एक
खुद पर एक बड़ी सी चादर लपेटे पैलेस के अकबी गेट की जाने बढ़ी। इसका सांस खौफ की तेज तेज चल रहा था, जिसके चेहरा पसीने से तर था, मगर वो कभी किसी हाल में इस घर में शामी बेग से बहुत दूर जाना चाहती थी, मगर वो गेट से काफ़ी दूर थी। जब इसके पीछे इसके भारी कदमों की अड़चने थी, एजल ने रफ्तार तेज बढ़ा दी। एजल रुक जाओ। हमजा की आवाज़ पर अपने वजूद पे पड़ती रोशनी के सबब ना चाहते हुए भी सुरकना पड़ा। कहा जा रही हुआ चलता इसके सामने आन ठहरा, चेहरे पर संजीदगी के भरे तासुरात सजाए वो बिल्कुल सपाट से लहजे में गोया हुआ। एजल के साथ रूबरू इसकी पहली मुलाकात थी, मगर एजल इतना जानती थी कि वह एक अच्छा इंसान है। मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ भाई, पीछे हटे। इसने लहजे को कोहती अलमकान तौर पर रूखा बनाए दो टोक से अंदाज में कहा था। हमजा एक निगाह इस मासूम पर डाली, जो फिर बिना कुछ के इसकी गोद में मौजूद शावीर को अपनी बाहों में भरा। शावीर, मुझे वापस करें मेरा बच्चा भाई। शावीर, इसकी बात पर कोई भी जवाब दिए बजाय हमजा शावीर को उठाए पैलेस के अंदर अंदरूनी जानिब बढ़ा था, जिस पर एजल ने तेजी से मसम्मत करना चाही, मगर वो लम्बे लम्बे ढक बरता सीधा पैलेस के अंदर दाखिल हुआ। भाई मेरा बेटा दे, मुझे नहीं रहना इस घर में। एजल तकरीबन भाग जो इसके पीछे जा रही थी, जो बिना इसकी बात सुने कान धरे तेजी से शामिर के रूम में गया। ऐसे बेहद नरमी से शावीर को बेड पर डाले इस पर कम्फर्टर देने लगा, जिससे आगे बढ़ते एजल ने गुस्से से दबोच लिया। हमजा ने हैरत से इसे शेरनी को देखा और फिर एक सख्त सांस फिजा का सबूत खारिज करते एजल की कलाई को दबोच किया। क्या कर रहे हैं आप, छोड़े मेरा बाजू। हमजा ने इसे घसीटा अपने साथ लिए रूम से निकल आया। एजल का एहतजाज अभी तक जारी था, जबकि हमजा बिना सुने इससे अपने साथ लिफ्ट की जाने बढ़ा और फिर तेजी से लिफ्ट का डोर बंद किया। कहाँ ले जा रहे हैं आप, मैं कह रही हूँ छोड़े मुझे नहीं जाना यहाँ से। एजल दरवाजे को खोलने की कोशिश करती चलाई थी। एजल, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। शामी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। हमजा ने समझाने की कोशिश की, जिस पर वो गुस्से पलटी नफरत व तनफ़्फ़ुर से घूरने लगी। ओह, तो आप भी अपने दोस्त की तरफदारी करने आए हैं, और मैं अच्छे से जानती हूँ शामी बेग को। वो कैसा इंसान है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना। वो दो टोक लहजे में गुस्से से कहती रुक पलट के खड़ी हो गई। जब हमजा ने अफसोस भरी निगाहों से देखा, सुनना तो नहीं तो मत सुनो, मगर कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद कुछ फैसला करना कि कौन ठीक है कौन गलत। हमजा ने अब की बार हाथ सीने पर लपेटे चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कहा था। इस अंदाज पर एतमाद था जिस पर ना चाहते हुए भी एजल चौंकी। हमजा अपना फ़ोन निकाला और फिर तेज़ी से कुछ निकालते मोबाइल इसके सामने किया। एजल ने हैरत व नासमझी से इसका फ़ोन थामा तो एक पल को सामने का मंजर देखती इसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। वो कोई लाइव कास्ट चल रही थी जिसमें मीडिया के सवालों के जवाब देने वाला वो सरबराही कुर्सी पर फुल यूनिफॉर्म में मलबूस मेजर शामिर बेग अपनी शाहाना पर्सनैलिटी से विराजमान था, जिसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट तो चेहरे पर एक नूर था। इसका नाम स्टेज पर गूंज रहा था, ऊंची आवाज़ में पुकारा जा रहा था और तालियों की गूंज। मुस्कुराते हुए उठा और अपना मेडल वसूलते वो माइक की जाने बढ़ा। इस बड़े हाल में मौजूद हज़ारों की तादाद में लोग इसके एहतराम में ताज़मियाँ उठ खड़े हुए थे। एजल ने बेजान हाथों से अपने मोबाइल को थामे ये अनोखा आंखों को हैरान करने वाला मंजर देख रही थी। जब वो शहाना मर्द ताउज़ तस्मिया और फिर सना पढ़ने के बाद सूरत रहमान की पहली आयत की तिलावत अपनी खूबसूरत आवाज़ में कर रहा था। एजल की आंखें बेयकीनी से बहने लगी। आंखों से गिरते इन मोतियों का सबब इससे स्क्रीन का मंजर धुंधला नज़र आ रहा था, मगर शामिर बेग की खूबसूरत आवाज़ इसके कानों में किसी मीठे साज की तरह रस घोल रही थी। वो घुटनों के बल नीचे बैठती चली गई। अब इसके रोने की आवाज़ कदरे बुलंद हो रही थी, जिसकी वजह से इसके हाथ से फ़ोन छीनते हमजा ने जल्दी से ऑफ कर दिया और फिर इसके सर पर अपना शफकत भरा हाथ रखा। एजल ने अपनी सांसों भरी सुर दौरों से लबरेज गजाली आंखें उठाए हमजा को देखा। मुझे सब जानना है, कपकपाली लज्जती आवाज़ में कहे गए ये चंद अल्फाज, जिन्हें सुनने के बाद हमजा को ये रात महसूस हुई थी। इसने सर को हाँ में हिलाया और फिर लिफ्ट के रुकने पर एजल को लिए इस आखिरी मंजिल को आखिरी कोने में ले गया। ये जगह किसी भूल भुलैया जैसी थी। कोई भी यहाँ पहली बार आता तो यकीनन वापसी का रास्ता भूल जाता, क्योंकि हर इमारत के हर कमरे का दरवाज़ा और बाहर से हुआ पेंट एक जैसा था। एजल पहली बार
इन सब चीज़ों को देख रही थी। आओ मखसूस जगह पहुंचने के बाद हमजा ने अब इसे अपने साथ आने का इशारा किया। एज़ल झिझकी मगर खुद पर जब्त मजबूत बनाए वो अंदर दाखिल हुई, जहाँ सामने ही वॉल पर लगी एक बड़ी सी फ़ोटो शामिर बेग की थी, और जो इसकी यूनिफॉर्म में ली गई एक हसीन तरीन तस्वीर थी। यकीनन इस कमरे का इल्म किसी और को नहीं था। शामिर ने फ़ोर्स कब ज्वाइन की थी। अपनी आंखों से गिरते आंसू को रगड़ते वो मजबूत लहजे में इस्तफसार करने लगी। आज 4 साल पहले हमजा के जवाब पर एज़ल हैरत का झटका लगा था। वो हैरत बेयकीनी से इसे देखने लगी और जो इसके तासुरात पर हंसा। अब आपको जानती हूँ, हमजा ने मुस्कुराते हुए पूछा तो एज़ल की आंखों में इसने इस नाम से मिर्ची भर गई। उसने दांत पीसते सर को हाँ में लाया। रुबाब एक बड़ी गैंग की आंदर थी जो पाकिस्तान से लड़कियों को बैरूनी ममालिक में भेजी। तुम्हारे ताया ने तुम्हारे सौदा रुबाब के आत्मियों के साथ किया था। क्या मतलब ये सब रुबाब ने करवाया? मगर शामिर, इनका इन सब से क्या ताल्लुक? एज़ल ने हैरत से सवाल किया। दरअसल शामिर और मैं इसी केस को सोल्व करने के लिए बाहर गए थे, पढ़ाई का बहाना करके। वहाँ शामिर ने जानबूझकर रबाब से दोस्ती बढ़ाई ताकि इस पर नज़र रख पाना आसान हो। फिर इन्हें दिनों में हमें मालूम हुआ कि वो किसी पाकिस्तानी लड़की को बेचने वाली है। ना सिर्फ बेचने वाली है बल्कि इसकी डील एक बहुत बड़ी पार्टी में लाखों लोगों के दरमियान होगी। यकीनन वो लड़की अगर रबाब के हाथ लग जाती तो इसकी ज़िंदगी जहन्नम बनाने में वो कोई कसर ना छोड़ती। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम थी एज़ल। हमजा ने इसकी पुरानी तस्वीर जो कि परवेज़ की वजह से रबाब तक पहुंची थी वो एज़ल के हाथ में देते इसे ये राज बताया तो एज़ल का चेहरा फक्त से फीका सा पड़ चुका था। वो हैरत बेयकीनी से अपनी तस्वीर को देख रही थी जो कई साल पुरानी थी। ये तस्वीर शामिर को रबाब के घर की तलाशी के दौरान मिली थी, जो इसे बड़े कारीगर तरीके से चुरा लाया था। इसके बाद हमारी बात डन हुई थी फोर्स की इंटेलिजेंस एजेंसी जिनके अंडर मैं, शामिर और हमारी 5 आदमियों की टीम काम कर रही थी। उन्होंने शामिर को चुना क्योंकि इसका किरदार बिल्कुल एक ऐसे लड़के जैसा था जिस पर किसी को भी बआसानी यकीन हो जाता था कि ये लड़की उठा सकता है। शामिर का ये करैक्टर झूठ था मगर किसी हद तक वो शब्बी से जुड़ने से पहले इन कामों का माहिर रहा था। लड़कियों से इसकी दोस्ती इतनी ही आम थी जितनी कि किसी अमीर कबीर लड़के की होती है। मगर जिस वक्त मेरे कहने पर इसने आर्मी ज्वाइन की थी वो बदल गया था। इसके बदलने में सबसे बड़ा हाथ हमारी आर्मी मैनेजमेंट का था। एक आदमी से 100 गुना ज़्यादा एक फ़ौजी की ज़िंदगी टफ होती है। नमाज फजर से 1 घंटा पहले जागने से लेकर नमाज इशा और कुरान पाक से एक ख़ास रवाबत एक फ़ौज को अपने मुल्क के साथ साथ अपने मज़हब से भी करीब करती और हमारी आर्मी मैनेजमेंट। शामिर काफ़ी शार्प था। जिस सबक को याद करने के लिए सब लड़के रात को जागते थे वो 1 घंटे में याद करके सो जाया करता था। और फिर इसी तरह एक रोज़ कमरे में अचानक से कैप्टन आए। वो सबको पढ़ता और शामिर को सोता देख उन्होंने रौब से ऐसे झटकते उठाया जिस पर वो काफ़ी बुरे मुंह बनाता उठा। कैप्टन ने सर ने इसे डांटा कि वो सो रहा था, इसे पढ़ना चाहिए, जिस पर इसने कहा कि इसे सब कुछ तैयार है। वो बिना डरे इनकी आंखों में देखता बोला था। इस वजह से कैप्टन ने इससे ना सिर्फ वो सबक बल्कि इससे पिछला बहुत सा सबक इससे सुना जिसे वो बिना रुके तोते की तरह सुनाता रहा। कैप्टन हैरान हुए थे और फिर अगले दिन इसे हमारी फ़ौज के इमाम साहब के पास छोड़ गया। जिस वक्त हम लड़के अपना कोर्स का सबक पढ़ा करते थे वो कुरान पाक का सबक लेता था। पहले पहल तो इसे खासी चिढ़ हुई थी क्योंकि घर वालों की नज़र में हम दोनों बैरून मुल्क जा चुके थे पढ़ने के लिए। मगर शामिर ने मेरे कहने पर आर्मी बिना किसी को बताए अप्लाई किया था और हमारी खुशकिस्मती थी कि हम दोनों सिलेक्ट हुए। शामिर के घर का माहौल बहुत लिबरल रहा है। आर्मी में आने से पहले वो नमाज कुरान से दूर था। आहिस्ता आहिस्ता इसने कुरान को समझना शुरू कर दिया और फिर अपनी ट्रेनिंग में ही इसने कुरान पाक को हिफ्ज़ भी किया और फिर बाकायदा नमाज के साथ तहज्जुद भी पढ़ता रहा। और शामिर सच में आर्मी में गया था तो वहाँ से आने के बाद इसने अपने घर वालों को सच नहीं बताया था। एज़ल ने हैरत व तजस्सुस से हमजा को देखा जो एक
करते इसकी सारी उलझनें दूर कराया था, क्योंकि आर्मी से वापस आने से पहले ही हमें हमारा मिशन मिल चुका था, जिसके तहत शमीर को अपना किरदार मज़ीद ख़राब करना था, जिसके लिए 1 साल का अरसा लगा। जब जगह जगह अपनी शोहरत को बनाते बिला आखिर वो मीडिया की वजह से काफ़ी मशहूर हुआ था, और फिर इसे रज़ा बेग की एक बिगड़ी हुई औलाद के नाम से जाना जाने लगा, जो कि हम चाहते थे। उससे शादी, वो किडनैपिंग, वो मसलसल इस कुबरू मर्द की तस्वीर को घूर रही थी। कल तक जो शख्स इसे अपने बराबर कहीं भी नहीं नज़र आता था, आज अपना आप इसके सामने छोटा दिखने लगा था। शादी और किडनैपिंग का कोई सीन नहीं था। शामिर का काम सिर्फ तुम्हें बचाकर एक महफूज मुकाम तक ले जाना था। मगर जाने क्यों इसने तुमसे शादी कर ली? मैंने मना किया था, मगर इसने कहा कि वर्डिक्ट हो चुका है, अब कोई हल नहीं। तो फिर 5 साल पहले वो रबाब के साथ वो सब क्या? अपने आंसू साफ करते एजल ने बंद होते दिल से घबराहट से पूछा। शामिर बेकसीन चेहरा इसकी आंखों के पर्दों में बार बार लहराया था। वो बार वो लपेट रही थी, अपने आप पर जब्त करते एक छोटी सी कोशिश थी वो बखूबी कर रही थी, तुम्हें खुद से दूर भेजने के लिए, ताकि रबाब को अच्छे से हैंडल कर सके। सिर्फ रबाब भी नहीं, बल्कि इसके बहुत से आदमी थे जो तुम पर नज़र जमाए बैठे थे। अगर शामिर तुम्हारे आगे पीछे रहता तो यकीनन वो लोग बासानी तुम तक पहुंच जाते। इसीलिए मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। हमजा ने एक गहरी सांस भरते रोती हुई एजल को देखा, जो शर्मिंदगी से ज़ेरे असर से झुकाए बेआवाज़ हो रही थी। वो 2 कदम उठाए आगे बढ़ा और अपना हाथ इसके सर पर रखा। मुझसे ये गुनाह ज़रूर हुआ है कि एजल कि मैंने इससे शाहवीर की बात छुपाए रखा, क्योंकि इन 5 सालों में वो तुमसे गाफिल नहीं था। इसने मुझ पर एतबार किया था। मैंने इससे शाहवीर की पैदाइश की बात सच छुपाया, क्योंकि अगर शाहवीर की आमद का जान लेता तो इसे रोकना बेहद मुश्किल था। वो फिर इससे पहले दुश्मन तुम तक पहुंच जाते। इसलिए मैंने इसे शाहवीर की पैदाइश का नहीं बताया। तुम प्लीज़ इससे बदगुमान मत हो, माफ़ कर दो। इसकी किसी भी हरकत से तुम्हारा दिल दुखा हो तो हमजा बड़े आसान इसे समझा रहा था, जिसका सर चकराने लगा था। कहाँ सोचा था इसने कि शामिर जैसे वो एक अयाज जानी और शख्स समझती आ रही थी, वो इसका असल इतना पाक साफ होगा। अब इसे खुद से शर्मिंदगी होने लगी थी। मैंने आपके साथ बहुत बुरे तरीके से बात की। आई एम सॉरी भाई, हो सके तो छोटी बहनों की समझ कर माफ़ कर दीजिएगा। सर झुकाए माजत खुआ लहजे में कहती वो बेनता शर्मिंदगी से गोया हुई थी। बहनें भाइयों से माफ़ी नहीं मांगती। चलो अब मैं निकलता हूँ। तुम्हारे मियाँ ने तो मुझे बोल कर रखा था जब तक वो वापस ना आ जाए यहीं रहूँ, क्योंकि इसे डर था कि तुम फिर से भागने की कोशिश ना करो। अब चूँकि तुम कोशिश भी कर चुकी हो तो चलो अब मैं भी आराम करूँ। मैं भी निकलता हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। मुस्कुराते हुए एजल से हम खातिब हुआ और साथ ही इस रूम से बाहर निकल गया। और थकहारा रात के करीब 1 बजे घर पहुँचा। हमजा का मैसेज इसे मिल चुका था कि इसे किसी ज़रूरी काम से निकलना पड़ा। जब भी वो पार्टी में एक्सक्यूज़ करता, वक्त से पहले ही घर लौट आया था। रज़ा बेग और तुमीना बेगम से मिलने का इरादा तक करते वो कफ लिंक्स खोलता, मसरूफ़ से अंदाज में अपने मखसूस रूम का डोर अनलॉक किए अंदर आया। इसके सोच के मुताबिक कमरे में घुपन दे रहा था। इसने सर को तासुब से झटका और फिर मुड़ते अच्छे से डोर को अंदर से लॉक किया। जब एकदम से वो आंधी तूफान की तरह फिर इस पर चिमटी। शामिर इस वक्त इसे सफ़ेद सूट में मलबूस था, जो इसने घर से निकलते वक्त पहना था। अब इसका कॉलर इसकी एक अदद बीवी बड़ी धीरे दलेरी से थामे अपने सुर्ख मतूर नैन कटोरी से घूर रही थी। शामिर को हालात की संगीनी का एहसास हुआ था। इसने तेज़ी से लाइट्स ऑन की। अब कमरे में डिम लाइट्स इसके कहने पर खुद से ही ऑन हो चुकी थी। हे जानम, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? इसकी हसीन गजाली पानी से लबालब आंखों को देखता वो दोनों हाथों के प्यालों में एजल का चेहरा भरे बेहद मुतफक्किर से लहजे में बोला, इसका कॉलर अभी
उसका कॉलर अभी भी एजल के हाथ में था। एजल ने दांत पीसते इसे गुस्से से पीछे धक्का दिया। जब वो हैरत से माथे पर बल डाले इस जालिम हसीना को देख रहा था। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो शमीर बेग। वो फिर से दंदनाते हुए आगे बढ़ी, अपने नाजुक हाथ से इसके सीने पर मारते बराई हुई आवाज़ में बोली, मैं जानता हूँ ये बात जानम, कुछ नया बोलो। वो बड़ी दिल जमी जिसके आंसू पहुँचने नीली शरीर आंखों से इसके नाजुक सी जान को देख मायनी खेलजी आवाज़ में बोला। जब एजल का चेहरा एकदम से तपा, तुम झूठ बोलते रहे हो, मुझसे अपना आप छुपाया इतने सालों से। अगर तुमने बताया होता तो क्या हो जाता शामिर? वो बेबसी से भीगी शिकवा आवाज़ में बोली। तो शामिर का दिमाग एकदम से उलझा और फिर कड़ी से कड़ी जोड़ते वो बहुत जल्द इस बात के मतलब से वाकिफ हो चुका था और बता दिया होता तो क्या हो जाता। एजल के शफाफ लाल होते रुखसार को उंगलियों को पोरों से सुलाते शामिर ने अपने धकते और इसके गाल पर रखे तो वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचती आंखें पट से मूंद गई। अगर तुम पहले बता देते तो मैं यूं 5 साल तक अंदर ही अंदर मरती ना रहती। इतने साल तुमको कोसती ना तुम्हारी बेवफाई पर अपने आप को सजा ना देती। इतने सालों तक तुमसे दूर बिना किसी सहारे के ना जीती। तुम्हें महसूस करवाती कि वो एहसास जब शाबिर की मौजूदगी का एहसास तुमसे दूर जाने के बाद हुआ था। तुम्हें बताती कि तुम्हारी बाहों का साथ इस दुनिया का सबसे मजबूत हज़ार है मेरे लिए। तुम्हारा पास होना मुझे हर डर हर खौफ से दूर रखता है। इसकी आवाज़ में भराई आवाज़ हलक में अटके। शामिर ने इसे तेज़ी से करीब करते सीने में भेजे और कब मिस किया मुझे सुनना चाहता हूँ। एजल के बालों में भिनी महक जो हमेशा की तरह इसे मदहोश कर रही थी। एक गहरी सांस इसकी खुशबू में लेते शामिर ने इसके कान में गहरी सरगोशी से सवार किया। तो एजल ने दांतों तले दबाए अपनी हिचकी की आवाज़ का गला घूटता। और जब शावीर मेरे पास आया, जब मैं इसे पहली बार देखा तो जानती हूँ कितनी देर साकित रह गई क्योंकि वो अक्स था तुम्हारा। इसे देख के मुझे तुम्हारी याद आई थी और मुझे लगा कि जैसे मैं गलत थी, मैं चाहे और तुमसे दूर ले गई, मगर वो हर तरह से तुम्हारे पास था। इसकी आंखें, नाक, कान, होंठ और वो बदतमीज गड़े। वो रोते रोते हंसी तो शामिर की चेहरे पर भी गम से उभरती एक पुरकशी से मुस्कुराहट रखता हुई इसने जब पहली बार चलना शुरू किया, जब वो पहली बार बोला, इसने लफ्ज़ डैड कहा। और इस दिन मैंने बहुत बददुआएं दी थी, तुम्हें बहुत रोई थी, मगर दूर जाने के बाद भी कोई एक ऐसा लम्हा नहीं रहा था जब मैं तुम्हारी याद से गाफिल नहीं हूँ। तुमसे नफरत है यही बात कहती रही, मगर कभी कर नहीं पाए। तुम मेरे दिलो दिमाग, मेरे रूम में रहे, हर वक्त तुम्हारा एहसास था जो इन 5 सालों में 5 मिनट के लिए भी मुझसे अलग नहीं हो पाया। एजल ने हाथ इसके गर्दन में हमाइल करते अपना चेहरा इससे हुबरू गर्दन में जमाया। सालों का दुख था, एहसास, तड़प, शिद्दत, महरूमी, नाराज़गी, क्या कुछ नहीं जो बयां कर रही थी। जानना अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। तुम चाहती हो कि मैं लड़कियों की तरह रोने लगूं? एजल का मूड बहाल करने को शामिर ने शरीर लहजे से मानी खेस में सरगोशी की तो एजल इसकी बातों एकदम खिलखिलाई। इसकी परसूज हंसी की मीठे सर की तरह शामिर के कानों में रस खोलती रही। शामिर ने झुकते अपना मता जाए को बाहों में भरा। मेरा पार्टनर कहाँ गया? खाली बेड को देख